हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बेसिक पॉइंट ब्रिजेस। हम आज बात करेंगे इकोनॉमिक पार्ट 2 की। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग अर्थात आर्थिक नियोजन के बारे में। आइए हम बात करते हैं आर्थिक नियोजन के बारे में। आर्थिक नियोजन जो है या सीमित संसाधनों से अधिक लाभ कमाने की योजना होती है। आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं? तो सीमित संसाधनों से अधिक लाभ कमाने के लिए जो योजना बनाई जाती है उसको हम आर्थिक नियोजन या 5 ईयर प्लान भी इसको हम बोलते हैं। आइए हम बात कर लेते हैं आर्थिक नियोजन की। आर्थिक नियोजन के अगर इतिहास की हम बात करेंगे तो सर्वप्रथम जो है इसको 1928 में रूस में अपनाया गया था। कहाँ पे अपनाया गया था? सबसे पहले रूस में। और कब अपनाया गया था? तो 1928 में इसको हम सबसे पहले अपनाए थे। हम अगर बात करते हैं आर्थिक नियोजन की भारत में, तो भारत ने आर्थिक नियोजन को रूस से अपनाया था। कहाँ से अपनाया था? तो रूस से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत ने आर्थिक नियोजन को कहाँ से अपनाया था, तो रूस से अपनाया था। और रूस ने आर्थिक नियोजन को कब अपनाया था? तो 1928 में अपनाया था। और सर्वप्रथम अपनाने वाला देश जो आर्थिक नियोजन को किसने था? तो वह था रूस। कौन था? रूस। आइए हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। भारत में आर्थिक नियोजन का इतिहास। भारत में आर्थिक नियोजन का इतिहास हम आइए जानते हैं कि भारत में आर्थिक नियोजन का इतिहास क्या है। भारत में आर्थिक नियोजन के इतिहास की बात करते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वप्रथम एम विश्वेश्वरैया ने प्रस्तुत किया था। भारत में आर्थिक नियोजन को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो एम विश्वेश्वरैया ने प्रस्तुत किया था। कब किया था? 1934 में इसको प्रस्तुत किया था। और कैसे प्रस्तुत किया था? इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। क्या लिखी थी? इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। क्या लिखी थी? द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। किसने लिखी थी? एम विश्वेश्वरैया ने लिखी थी। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसकी पुस्तक है? तो एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक है। और इसको कब लिखा था? तो 1934 में इसको लिखा था। इसमें जो है 10 वर्षीय योजनाओं का जिक्र किया गया था। कितने वर्षीय योजनाओं का? तो 10 वर्षीय योजनाओं का इसमें जिक्र किया गया था। किसमें? द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। आइए हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। वैसे इतिहास का क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस जो है 1938 में किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। कब किए थे? 1938 में। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। कौन से अधिवेशन की? हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। तो क्वेश्चन आपसे इकोनॉमी में पूछ सकता है ये कि राष्ट्रीय नियोजन समिति, क्या राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस अधिवेशन में किया गया था या कहाँ के अधिवेशन में किया गया था? तो हरिपुरा के अधिवेशन में किया गया था, जो कि 1938 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आप जान सकते हैं इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और अगर हम बात करते हैं आगे की, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। किस समिति के? राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है क्या कि राष्ट्रीय नियोजन समिति, क्या राष्ट्रीय नियोजन समिति जो है, राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। आइए भी हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। वर्ष 1944 में मुंबई के 8 उद्योगपतियों ने एक 15 वर्षीय प्लान शुरू किया। क्या किया था? 15 वर्षीय प्लान को शुरू किया था। किसने किया था? मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1944 में। 1944 में मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा जो है 15 वर्षीय, कितना? 15 वर्षीय प्लान जो है शुरू किया गया था, जिसको हम क्या कहते हैं? तो जिसको हम बॉम्बे प्लान के नाम से जानते हैं। किस प्लान के नाम से जानते हैं? बॉम्बे प्लान के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉम्बे प्लान के नाम से किसको जानते हैं? तो जो 1944 ईस्वी में मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा एक 15 वर्षीय, कितना? 15 वर्षीय प्लान जो शुरू किया गया था, उसको हम बॉम्बे प्लान के नाम से जानते हैं। अगर हम इसके अध्यक्ष की बात करेंगे तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आर देसिर दलाल। कौन थे? आर देसिर दलाल। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुंबई में जो 8 उद्योगपतियों ने 15 वर्षीय प्लान शुरू किया था, उसको कब किया गया था? तो 1944 में किया था। अगर इसके अध्यक्ष की बात करेंगे तो आर देसिर दलाल इसके अध्यक्ष थे। आइए हम अभी बात करेंगे योजना आयोग की
कि योजना आयोग क्या है। अगर योजना आयोग की बात करेंगे हम, तो योजना आयोग की जो स्थापना की गई थी वह 15 मार्च 1950 को की गई थी। कब की गई थी? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि योजना आयोग जो है यह एक संवैधानिक संस्था है या गैर संवैधानिक संस्था है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा योजना आयोग जो है यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। क्या है? गैर संवैधानिक संस्था है। अगर हम इसके अध्यक्ष की बात करेंगे तो इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि जो प्रधानमंत्री होंगे वही योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगर हम वहीं बात करेंगे योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष की, तो योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो हमने आपको बताया था कि जो प्रधानमंत्री होता है वही उसका पदेन अध्यक्ष होता है। किसका? योजना आयोग का। अभी आइए हम बात करेंगे अब आगे। जो हमारे प्रधानमंत्री थे उन्होंने योजना आयोग को ख़त्म करके नीति आयोग का गठन करने की बात कही थी। कब कही थी? तो जो है 15 अगस्त 2014 को। कब कहा था? 15 अगस्त 2014 को नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को ख़त्म करने की घोषणा की थी। और अभी हम बात करेंगे अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट क्या है? नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री ने योजना आयोग को ख़त्म करके नीति आयोग का गठन करने की घोषणा कब की थी? तो 15 अगस्त 2014 को किया था। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो आपको ये याद होना चाहिए 1 जनवरी कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? नीति आयोग की। आइए अभी हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। नीति आयोग की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका हम भी फुल फॉर्म देख लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या होता है? नेशनल, एन फॉर नेशनल, आई फॉर इंस्टीट्यूशन, टी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, आई फॉर इंडिया। अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का जो फुल फॉर्म होता है यही होता है। अगर हम इसके फुल फॉर्म की अगर हिंदी में बात करेंगे क्या होता है? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसका अर्थ होता है। अगर हम बात करेंगे नीति आयोग की, तो जिस तरह से योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था था उसी तरह से नीति आयोग भी एक गैर संवैधानिक संस्था है। अगर हम इसकी भी बात करेंगे, इसके भी पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके भी पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे। और वर्तमान अध्यक्ष की अगर हम बात करेंगे तो वो भी कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं। हम वहीं बात करेंगे इसके उपाध्यक्ष की, तो जो इसके पहले उपाध्यक्ष थे वो अरविंद पनगड़िया थे। कौन थे? अरविंद पनगड़िया जो है वह नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। अगर वहीं हम बात करेंगे इसके वर्तमान उपाध्यक्ष की, डॉक्टर राजीव कुमार इसके वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया जो है इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे। अगर वहीं हम बात करेंगे इसके वर्तमान उपाध्यक्ष की, तो डॉक्टर राजीव कुमार जो है नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। अगर हम इनके नियुक्ति की बात करेंगे तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको यह याद होना चाहिए इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री एकमात्र नियुक्ति करते हैं। किसकी नियुक्ति करते हैं? वो भी नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। अगर हम वहीं सीईओ की बात करेंगे कि नीति आयोग के सीईओ पहले कौन थे? तो पहले सिंधु श्री खुल्लर थे। नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो सिंधु श्री खुल्लर इसके पहले उपाध्यक्ष थे। अगर वहीं हम बात करेंगे वर्तमान की, वर्तमान जो है इसके अमिताभ कांत जो हैं सीईओ हैं। अभी आइए हम बात कर लेते हैं एनओसी की, राष्ट्रीय विकास परिषद जिसको हम बोलते हैं, अर्थात नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की अगर हम बात करेंगे तो इसकी जो स्थापना की गई थी वह 6 अगस्त 1952 को की गई थी। इसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री ही होते हैं। अगर इसकी हम बात करेंगे क्या है, तो यह योजनाओं का अनुमोदन करता है। क्या करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है राष्ट्रीय विकास परिषद
के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी? 6 अगस्त 1952 को की गई थी। और इसका जो उद्देश्य होता है वह होता है जो नीति पहले आप बता दें, जो योजना आयोग द्वारा जो योजनाएं बनाई जाती थी, 5 वर्ष का जो प्लान बनाया जाता था, उस योजनाओं का अनुमोदन करना इसका काम था। अभी तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग हो गया है, तो नीति आयोग के योजनाओं का जो है अनुमोदन करना इसका प्रमुख कार्य होता है। अभी आइए हम बात कर लेते हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। हम सबसे पहले बात करेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना की। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है यह 1951 से 1956 तक चली थी। हम आपको बता दें कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वह उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो उसकी शुरुआत 1951 से हुई थी। कब हुई थी? 1951 से इसकी शुरुआत हुई थी। और 5 वर्ष का होता है, तो इसलिए 51 में जब 5 जोड़ेंगे तो 1956 यहाँ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1956 में हो जाएगा। अभी आइए इसके हम पॉइंट की बात करेंगे। अगर हम प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे, इसमें लक्षित वृद्धि दर जो था वह 2.1 रखा गया था, और औसत वृद्धि दर जो हमको प्राप्त हुआ था वह 3.6 प्राप्त हुआ था। अर्थात यह एक सफल योजना मानी जाती है। अगर इसके हम मॉडल की बात करेंगे तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, इसके मॉडल जो है हेराल्ड-डॉमर मॉडल के आधारित थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेराल्ड-डॉमर मॉडल पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना है, तो आपको बताना होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना है। अगर हम बात करेंगे वहीं प्रथम पंचवर्षीय योजना की कि इसका जो प्रमुख या केंद्रीय बिंदु क्या था, तो कृषि पर विकास इसका देना मुख्य बल था। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था तो वह क्या था? कृषि पर विकास इसका मुख्य उद्देश्य। चूँकि उस समय पर भारत आज़ाद हुआ था, भारत के पास उतना रुपया नहीं था, तो सबसे पहले आदमी को जानते ही हो, अगर कुछ नहीं है तो खाने के लिए चाहिए, तो खाने के लिए अगर चाहिए तो कृषि करना होगा। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि पर विकास देना था। अभी हम ये बात कर लेते हैं प्रमुख योजनाओं की। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसमें भाखड़ा नांगल, हीराकुंड और दामोदर घाटी परियोजनाओं की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान में। नेहरू ने इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसको कहा था? भाखड़ा नांगल, हीराकुंड और दामोदर घाटी परियोजनाओं को जो स्थापना की गई थी। अगर हम वही बात करेंगे इसकी स्थापना कैसे की गई थी? यूएसए के सहयोग से किसकी स्थापना की गई थी? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1952 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 1952 में शुरू किया गया था। और किसके सहयोग से शुरू किया गया था? तो यूएसए के सहयोग से शुरू किया गया था। हम अभी बात कर लेते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में। किसके बारे में? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो जो हम आपको बताए थे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है यह 1951 से 1956 तक चली थी। तो अब जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है वह 1956 से 1961 तक चलेगी। जब 56 में हम 5 जोड़ेंगे तो वह 61 हो जाएगा। तो 1956 से कितना चली थी? 1961 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना चली थी। अगर हम इसके लक्षित वृद्धि की बात करेंगे तो 4.5 था, लेकिन हमको जो प्राप्त हुआ था वह प्राप्त हुआ था 4.3। तो इसको भी हम एक कह सकते हैं कि जो है सफल योजना थी, लेकिन अपने जो लक्षित था उससे 2.2% कम प्राप्त किया था, लेकिन तब भी यह एक सफल योजना के अंतर्गत आता है। हम अगर बात करेंगे कि महालनोबिस मॉडल पर आधारित कौन सी योजना थी, तो यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और पहली किस पर थी? तो हेराल्ड-डॉमर मॉडल पर आधारित थी। किस पर? हेराल्ड-डॉमर मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है यह हेराल्ड-डॉमर मॉडल पर आधारित थी। अगर वहीं द्वितीय की बात करेंगे तो द्वितीय महालनोबिस मॉडल का पर आधारित जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना को माना जाता है। अगर हम वहीं बात करेंगे केंद्रीय बिंदु की इसकी, तो इसका जो है आधारभूत और भारी उद्योगों का विकास करना था। अर्थात कृषि के साथ साथ द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह था कृषि के साथ साथ कृषि के साथ साथ उद्योगों पर भी विकास देना। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें मुख्य फोकस किस पर किया गया था?
तो इसमें मुख्य फोकस जो है वह उद्योगों पर किया गया था। उद्योगों के विकास के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है मानी जाती है। इसी में जो है 3 लौह इस्पात कारखाने जो है खोले गए थे। किसमें? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में 3 लौह इस्पात कारखाने खोले गए थे। कौन कौन से खोले गए थे? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला जो था भिलाई था, इसको छत्तीसगढ़ में खोला गया था। किसके सहायता से खोला गया था? तो रूस की सहायता से खोला गया था। अगर वहीं हम दूसरी पंचवर्षीय योजना दूसरे अगर हम लौह इस्पात कारखाने की बात करेंगे तो दुर्गापुर है, जिसका हम पश्चिम बंगाल में जिसको खोला गया था, और किसकी सहायता से? तो ब्रिटेन की सहायता से खोला गया था। और तीसरे की अगर बात करेंगे तो राउरकेला, जो कि ओडिशा में खोला गया था। किसकी सहायता से? तो जर्मनी की सहायता से इसको खोला गया था। अभी हम बात करते हैं इसके अगले पॉइंट की। इसी पंचवर्षीय योजना में 1956 में खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना की गई थी। तो आपसे क्वेश्चन एक ये भी पूछ सकता है कि खादी एवं ग्रामोद्योग ग्रामोद्योग की स्थापना किसकी? ग्रामोद्योग की स्थापना कब की गई थी? तो 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। अभी हम बात करेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी, तो आपको हमने बताया था कि द्वितीय जो है वह 1956 से 1961 तक चली थी। कब तक चली थी? 1961 तक चली थी। कब तक? 1961 तक चली थी। तो इसके आगे जो है वह 1961 से कब से? 1961 से 1966 तक चलेगी। कब तक चलेगी? 1966 तक चलेगी। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब चली थी? तो 1961 से 1966 तक चली थी। अगर हम इसके लक्षित विकास दर की बात करेंगे तो 5.6 था, और अगर हम इसके औसत विकास दर की बात करेंगे 2.8 था। क्या था? 2.8 इसका जो है लक्षित विकास दर था। अभी हम वहीं बात करेंगे इसके अगले पॉइंट की। इसका जो मॉडल था वह सुखमय चक्रवर्ती एवं महालनोबिस मॉडल का, दोनों का इसमें सहास्तित्व या प्रभाव पाया जाता है। किसका? सुखमय चक्रवर्ती का और महालनोबिस मॉडल का। अगर हम इसके केंद्रीय बिंदु की बात करेंगे, आत्मनिर्भर स्वतः स्फूर्ति अर्थव्यवस्था और उद्योग एवं कृषि। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर मुख्य बल दिया गया था? तो उसमें कृषि पर बल दिया गया था। किस पर? कृषि पर बल दिया गया था। किसमें? प्रथम पंचवर्षीय योजना में। अगर हम वही द्वितीय की बात करेंगे तो इसमें उद्योग पर मुख्य बल दिया गया था। किस पर? उद्योग पर। अगर हम वही तीसरे की बात करेंगे तो इसमें जो है कृषि और उद्योग दोनों पर बल दिया गया था। किस पर? दोनों पर बल दिया गया था। इसमें किसमें? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। पहले में किस पर? कृषि में, दूसरे में उद्योग पर, और तीसरे में कृषि और उद्योग दोनों पर। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो पहला और दूसरा है उन दोनों को जोड़ दिया गया था। आइए हम बात करेंगे आगे इसके पॉइंट की। रूस की सहायता से जो है बोकारो स्टील प्लांट जो है झारखंड में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में। अभी इसके हम अगले पॉइंट की बात करेंगे। 1 जुलाई 1964 को IDBI की स्थापना की गई थी। IDBI की स्थापना कब की गई थी? तो 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम इसके अगले पॉइंट की बात करेंगे 14 जनवरी 1965 को, कब? 14 जनवरी 1965 को FCI की स्थापना की गई थी। आइए हम इसके अगले पॉइंट की बात करेंगे। 1965 में कृषि कीमत आयोग की स्थापना की गई थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कृषि कीमत आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। अभी हम बात करेंगे जो इसका जो नाम है कृषि कीमत आयोग का, उसका 1985 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था, और इसका नाम क्या रख दिया गया था? CACP। क्या? CACP अर्थात कृषि कीमत एवं मूल्य आयोग। क्या? कृषि कीमत एवं मूल्य आयोग इसका नाम कर दिया गया था। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है MSP की सिफारिश। क्या? MSP की सिफारिश करना। कृषि कीमत एवं मूल्य आयोग का जो काम होता है वह होता है MSP की सिफारिश करना। अभी हम वही बात करेंगे 1964 में जो है यह UTI की स्थापना की गई थी। आइए हम इसके अगले पॉइंट की बात करेंगे। तो जो MSP होता है उन MSP में जो है वर्तमान में 23 फसलों को रखा गया है। क्या?
23 फसलों को जारी किया जाता है एमएसपी में। आइए हम बात करेंगे अगले पॉइंट की। यह योजना सर्वाधिक असफल रही। क्या रही? सर्वाधिक असफल रही। और क्यों असफल रही, इसके हम अगर कारण की बात करेंगे तो इसके मुख्य 3 कारण थे। कितने कारण थे? मुख्य 3 कारण थे। कौन कौन से? 1962 में चाइना से के साथ युद्ध हो गया था। भारत का जो है 1962 में किसके साथ युद्ध हो गया था? तो 1962 में भारत का चाइना के साथ युद्ध हो गया था। अगर वहीं हम बात करेंगे, फिर 1965 में ही पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध कर लिया था, और जिसमें भारत ने पाकिस्तान को दौड़ा दौड़ा के मारा था। अगर वहीं हम इसकी बात करेंगे 1965 में जो है 1965-66 में जो है अकाल पड़ गया था। क्या पड़ गया था? अकाल पड़ गया था। अभी आइए हम बात करेंगे इसके अगले पॉइंट की कि अगला पॉइंट क्या है। तो अगले पॉइंट की बात करते हुए हम बात करेंगे 3 वर्षीय, जब 1965-66 में जब अकाल पड़ गया था, तो उसके बाद फिर हम क्या किया गया? 3 वर्षीय योजना अवकाश हो गया था। क्या हो गया था? 3 वर्षीय योजना अवकाश हो गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रथम योजना अवकाश कब हुआ था? तो 1966 से 1969 के दौरान हुआ था। कब हुआ था? 1966 से 1969 के दौरान प्रथम अवकाश हुआ था, प्रथम योजना अवकाश हुआ था। अभी हम आइए बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। किसकी शुरुआत की गई थी? तो हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई थी? तो आपको बताना होगा 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी, जिसमें जो है प्रमुख वृद्धि जो हुआ था वह गेहूं का हुआ था। किसका? गेहूं का हुआ था। किसका? गेहूं का। एक मिनट दोस्तों, गेहूं, और दूसरे पर कौन था? तो दूसरे पर जो है वह चावल था। क्या था? दूसरे पर चावल। दूसरे पर चावल। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरित क्रांति में सर्वाधिक जो उत्पादन हुआ था किसका हुआ था? तो गेहूं और चावल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था। इसमें मेनली जो है गेहूं पर सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन हुआ था 500%। कितना? 500% गेहूं का उत्पादन हुआ था। अगर वहीं हम बात करेंगे चावल की तो 200% चावल का उत्पादन हुआ था। अभी हम बात करेंगे इसके तीसरे पॉइंट की। विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग को विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक माना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आपको बताना होगा नॉर्मन बोरलॉग। अगर आपसे पूछे कि विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग हैं। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं, तो एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अभी हम बात करेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है या 1969 से 1974 तक चली थी। कब? 1969 से 1974 तक चली थी। अगर हम वहीं बात करेंगे लक्षित वृद्धि दर की, तो 5.7% इसका लक्षित वृद्धि दर रखा गया था। अगर हम औसत वृद्धि दर की बात करेंगे जो प्राप्त हुआ था वह 3.3% प्राप्त हुआ था। अभी हम बात करेंगे इसकी मॉडल की, तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना जो है यह डीपी मॉडल पर आधारित थी। तो किस पर आधारित थी? डीपी मॉडल पर आधारित थी। इसका जो केंद्रीय बिंदु या मुख्य जो फोकस था इसका स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता। क्या था? स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता इसका मुख्य जो है उद्देश्य था। 1971 में फिर से भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया था। और हम अभी आगे बात करेंगे 1969 में। कब? 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और इस समय पर किसकी सरकार थी? तो इंदिरा गांधी की सरकार थी, अर्थात कांग्रेस की सरकार थी। इंदिरा गांधी की सरकार थी। कब? 1969 के दौरान में। अभी हम बात करेंगे और कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में किया गया था। अगर हम बात करेंगे 1974 की, अगले पॉइंट की, 1974 में जो है प्रथम भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किया गया था। प्रथम भूमिगत नाभिकीय परीक्षण कब किया गया था? 1974 में किया गया था। 1970 की बात करेंगे तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो मेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। 1970 में जो है श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है
श्वेत क्रांति की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई थी। और जो है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो जो श्वेत क्रांति है या दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। क्या है? श्वेत क्रांति। शुरुआत कब की गई थी? 1970 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगर हम बात करेंगे इसके जनक की, तो वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो वर्गीज कुरियन को जो है श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। आइए हम अगले पॉइंट की बात करेंगे। एनडीडीबी की स्थापना, आपसे क्वेश्चन पूछ ले, एनडीडीबी की स्थापना कब की गई थी? तो 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। अभी हम आइए बात करेंगे अगले पॉइंट की, 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। किसके? 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो 5वीं जो पंचवर्षीय योजना है, आपको हमने बताया था कि हमने एक मिनट दोस्तों, हमने आपको बताया था कि 1969 से 1974 तक चली थी चौथी पंचवर्षीय योजना। हाँ, तो 5वीं जो पंचवर्षीय योजना है यह 1974 से 1979 तक चलनी थी, लेकिन किन्हीं कारणोंवश यह जो योजना है वह 1974 से 1978 तक चली थी। क्यों चली थी इसकी अभी हम बात आगे करेंगे। चलिए हम बात करते हैं। तो जो ये योजना थी यह 4 साल तक चली थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है कितने साल तक चली थी? तो 4 साल तक यह योजना चली थी। अगर हम योजना अवधि की बात करेंगे तो 1974 से 69 तक है, लेकिन जो चली थी वह 78 तक ही चली थी। 1 वर्ष पहले ही इसको हटा दिया गया था। अभी आइए हम बात करते हैं इसके लक्ष्य क्या रखा गया था? 4.4 और हमको प्राप्त हुआ था 4.8%, यानी कि यह अपने जो लक्ष्य से ज़्यादा प्राप्त हुई थी, अर्थात सफल योजना के अंतर्गत आती है। अभी हम इसके मॉडल की बात करेंगे तो लियोस्टिक मॉडल पर आधारित थी। कौन सी? 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगर हम इसके केंद्रीय बिंदु की या उद्देश्य की बात करते हैं, निर्धनता उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। ये जो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत करते हैं, इसकी जो है इस शब्द को जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही जो है कर दिया गया था। कौन सा? आत्मनिर्भरता शब्द का प्रयोग। तो निर्धनता उन्मूलन, तब से आज तक कभी भारत आत्मनिर्भर नहीं हो पाया। आप सोच सकते हैं कि 1974 से लेकर और 2022 चल रहा है, अभी आज तक जो है भारत ना ही निर्धनता उन्मूलन हो पाया है और ना ही आत्मनिर्भर हो पाया है। अभी हम ये बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। 1975 में जो है गरीबी निवारण के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्या? 20 सूत्रीय कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो इसका जो शुरुआत किया गया था 1975 में इसकी शुरुआत की गई थी। आइए हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। 1977 से 1978 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को चलाया गया था। अभी आइए हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसका जो है दिया गया था। क्या? गरीबी हटाओ नारा कब दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। और किसके द्वारा? तो इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। अभी हम आइए बात करते हैं अगले पॉइंट की। 25 जून 1975 में आपातकाल लगाया गया था। तो आपसे क्वेश्चन एक ये भी पूछ सकता है कि प्रथम आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो 1975 में की गई थी 25 जून को। कब? 25 जून को 1975 में आपातकाल लगाया गया था। और कौन था उस समय पर प्रधानमंत्री? तो इस समय पर प्रधानमंत्री जो है इंदिरा गांधी थी। कौन? इंदिरा गांधी जो है इस समय पर प्रधानमंत्री थी। और कब तक चला था? तो 21 मार्च 1977 को इसको हटाया गया था, यानी कि 2 साल लगभग चला था। लगभग 1.5 से 2 साल के करीब चला था। अगर हम इसके राष्ट्रपति की बात करेंगे कि जब आपातकाल लगा था उस दौरान राष्ट्रपति कौन थे? तो फर्रुखदीन अली जो है इस समय पर राष्ट्रपति थे। अभी हम ये बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो जब इन्होंने राष्ट्रपति शासन के द्वारा जो है आपातकाल लगा दिया था, तो फिर इस समय पर जो है इनकी जो इंदिरा गांधी की सरकार थी वह अस्थायी रूप से इसको हटा दिया गया था। यानी कि इनसे जो है जो पूर्ण बहुमत की सरकार थी, इनसे बहुमत अपना छीन कर जो सरकार जो है उसको गिरा दिया गया था। तो फिर इसके बाद में नई पार्टी आई थी। कौन सी पार्टी? जनता पार्टी जो है सरकार में आई थी।
जनता पार्टी की सरकार बनी थी और इसके जो प्रधानमंत्री थे वो मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई। जनता पार्टी की जो सरकार बनी उसके प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई उसके प्रधानमंत्री थे। और उन्होंने ही फिर इसके बाद में एक कौन सी योजना लाई? अनवरत योजना लेकर आई थी। 1 वर्ष पहले ही जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसको 1 वर्ष पहले हटा दिया गया था और उसके स्थान पर अनवरत योजना लगाया गया था, जिसको हम रोलिंग प्लान के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इसके मॉडल की बात करेंगे तो गुन्नार मॉडल पर आधारित थी। किस पर? गुन्नार मॉडल पर आधारित थी। द एशिया ड्रामा बुक में इसका वर्णन किया गया, जिक्र किया गया है। हम इसके अगले पॉइंट की बात करेंगे तो जो है अनवरत योजना जो है या DT लकड़वाला को लागू करने का श्रेय जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अनवरत योजना को लागू करने का श्रेय किसको जाता है? तो आपको पता होना चाहिए DT लकड़वाला को इसका जो है लागू करने का श्रेय जाता है। आपसे क्वेश्चन एक ये भी पूछ सकता है कि अनवरत योजना कब से कब तक चली थी? तो हमने आपको बताया था कि 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है या 1974 से 1979 तक चलनी थी, लेकिन इसको जो है 1 वर्ष पहले ही हटा दिया गया। तो 1978 तक कौन सी चली थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। और जो अनवरत योजना है इसको हम जो है 1978 से, चूँकि 2 वर्ष का था तो 1978 से 1980 तक जो है यह चली थी। कौन सी? अनवरत योजना। अभी आइए हम बात कर लेते हैं इसके आगे। जो अनवरत योजना थी 2 साल इन्होंने चलाया, 2 साल में ये भी सफल नहीं हो पाए। फिर इनकी पार्टी हट गई, फिर आ गई किसकी? इंदिरा गांधी की ही सरकार, अर्थात कांग्रेस की ही सरकार बन गई। तो फिर से जो है उन्होंने 1980 से 1985 तक फिर से पंचवर्षीय योजना चालू कर दिया था। क्या? पंचवर्षीय योजना को चालू कर दिया था, अर्थात अनवरत योजना को हटाकर किसको फिर ले आए? पंचवर्षीय योजना को ले आए। इसका जो लक्षित विकास दर था वह था 5.2% और जो प्राप्त हुआ था वह 5.7% प्राप्त हुआ था, अर्थात यह भी एक सफल योजना थी। और जो है यह आगत और निर्गत मॉडल पर आधारित थी। तो आपसे क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है कि आगत और निर्गत मॉडल पर आधारित योजना कौन सी थी? क्या? आगत और निर्गत मॉडल पर आधारित योजना कौन सी थी? तो 6ठी पंचवर्षीय योजना को जो है आगत और निर्गत मॉडल पर आधारित बोला जाता है। जो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1980 से 85। क्या? 1980 से 85 6ठी पंचवर्षीय योजना चली थी। अगर हम वहीं बात करेंगे इसके केंद्रीय बिंदु की तो गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन जो है, गरीबी निवारण और रोजगार सृजन जो है या 6ठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। अभी हम बात करेंगे इसके आगे वाले पॉइंट की। 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और इस दौरान भी किसकी सरकार थी? तो इंदिरा गांधी की ही सरकार थी। किसकी? इंदिरा गांधी की ही सरकार थी। किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की ही सरकार थी। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1980 में दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और इस दौरान प्रधानमंत्री कौन थी? तो इस दौरान भी प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी ही इस दौरान भी प्रधानमंत्री थी। अभी हम आइए बात कर लेते हैं इसके अगले पॉइंट की। एग्जिम बैंक की जो है स्थापना कब की गई थी? तो 1982 ईस्वी में। कब? 1982 ईस्वी में एग्जिम बैंक की स्थापना की गई थी। एग्जिम बैंक को हम आयात निर्यात बैंक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयात निर्यात बैंक भी बोलते हैं। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक बोलते हैं इसको। इसका फुल फॉर्म जो होता है पास में आप देख सकते हैं। और अगर हम इसके अगले पॉइंट की बात करते हैं, आपसे क्वेश्चन एक ये भी पूछ सकता है कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो नाबार्ड की भी स्थापना 1982 में ही की गई थी। कब की गई थी? 1982 में। और किस डेट को? 12 जुलाई। कब? 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड की स्थापना की गई थी। हम इसके अगर हम बात करते हैं नाबार्ड की जो है इसका हिंदी में क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जो है नाबार्ड को बोलते हैं। आइए अभी हम बात करेंगे इसके अगले पॉइंट की कि अगला पॉइंट क्या है। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करेंगे
तो जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है यह 1985 से 1990 के दौरान चली थी। और जो है यह जो इसका विकास दर जो लक्ष्य रखा गया था वह 5% रखा गया था, और औसत विकास दर जो प्राप्त हुआ था वह 5.8% प्राप्त हुआ था। अगर हम इसके मॉडल की बात करेंगे, आगत निर्गत मॉडल पर भी इसका विस्तार था। अगर हम इसके केंद्रीय बिंदु की बात करेंगे तो कृषि विकास प्रेरित और समृद्धि रणनीति इसका प्रमुख उद्देश्य था। अगर हम इसके बात करेंगे नारा की, तो रोजी रोटी उत्पादकता इसका नारा था। क्या था? रोजी रोटी और उत्पादकता किसका नारा था? 7वीं पंचवर्षीय योजना का नारा था। 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो 1985 से 90 तक चली थी। हम अभी बात करेंगे इसके अगले पॉइंट की। ट्राइफेड जिसको हम बोलते हैं, ट्राइफेड की स्थापना 1987 ईस्वी में की गई थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ट्राइफेड की स्थापना कब की गई थी? तो 1987 में ट्राइफेड की स्थापना की गई थी। आइए हम बात करेंगे इसके अगले पॉइंट की। 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना की गई थी। सेबी जो है शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है सेबी की स्थापना कब की गई थी? तो सेबी की स्थापना 1988 को 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना की गई थी। अभी हम आप आइए बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक मिनट, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी वह 1985 से 90 तक चली थी। 90 के बाद फिर से 2 वर्ष का जो है योजना अवकाश आ गया था। अभी आइए हम इसकी बात आगे करते हैं। फिर 1990 से 92 तक योजना अवकाश था। वार्षिक योजना फिर चली थी एक एक करके। इस समय पर प्रधानमंत्री जो है नरसिम्हा राव थे। वित्त मंत्री की अगर बात करेंगे तो मनमोहन सिंह जो है इस समय पर वित्त मंत्री थे। 1991 में जो है, कब? 1991 में नई आर्थिक नीति लाई थी। किसने लाई थी? वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने इसको लाई थी 1991 में। और यह जो है अपने आप में एक बहुत ही बड़ी जो है नीति मानी जाती है। और इसी की वजह से जो है मनमोहन सिंह को महान अर्थशास्त्री में से एक माना जाता है। तो 1991 में नई आर्थिक नीति लाने का श्रेय किसको जाता है? तो मनमोहन सिंह को जाता है। और क्या आया था? तो एलपीजी। क्या? एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? एल फॉर लिबराइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। अगर हिंदी में बात करेंगे तो एल फॉर लिबराइजेशन अर्थात उदारीकरण, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन अर्थात निजीकरण और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन अर्थात वैश्वीकरण। अभी हम बात करेंगे उदारीकरण की। लाइसेंस प्रणाली को खत्म करना इसका मुख्य उद्देश्य था। निजीकरण अर्थात कम से कम, एकदम से ख़त्म नहीं लेकिन कम से कम। और निजीकरण की बात करेंगे तो जो है इसका क्या? सरकार में स्वामित्व का त्याग करना। अगर हम वही बात करेंगे वैश्वीकरण की, तो विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना इसका प्रमुख उद्देश्य था। अभी हम आइए बात कर लेते हैं जो है अगले पॉइंट की। भारत की अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो मनमोहन सिंह को कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भारत के अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का श्रेय किसको जाता है, अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो मनमोहन सिंह को कहा जाता है। किसको? मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। किसको? मनमोहन सिंह को। अभी आइए हम बात करेंगे अगले पॉइंट की। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है यह कौन सी? 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है यह 1992 से फिर 97 तक चली थी। अगर इसके लक्षित विकास दर की बात करेंगे तो 5.6 था, और जो प्राप्त हुआ था वह 6.8 अर्थात यह भी एक सफल योजना में से एक है। अगर हम इसके मॉडल की बात करते हैं तो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। किस पर? जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। कौन सी 8वीं पंचवर्षीय योजना? और कब चालू हुई थी? 1992 से। कब? 1992 से 1997 तक चली थी। अभी आइए हम इसके अगले पॉइंट की बात करते हैं। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था, केंद्रीय बिंदु था, मानव संसाधन विकास करना, लगभग पूर्ण रोजगार, 15 से 35 वर्ष आयु समूह में निरक्षरता का उन्मूलन। भी आइए हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। 15 अगस्त 1995 में मिड डे मील स्कीम की शुरुआत की गई थी। तो आपसे ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाता है
कि मिड डे मील की शुरुआत कब की गई थी। मिड डे मील की शुरुआत कब की गई थी। तो मिड डे मील स्कीम की शुरुआत कब की गई थी। तो 15 अगस्त 1995 को इसकी शुरुआत की गई थी। अभी हम बात करेंगे इसके अगले पॉइंट की। 1 जनवरी 1995 में WTO की स्थापना और भारत का एक सह संस्थापक बना। तो भारत जो है WTO का सह संस्थापक कब बना था। तो 1995 में बना था। कब। 1 जनवरी 1995 में बना था। WTO का अगर फुल फॉर्म की बात करते हैं तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। अभी हम आइए बात कर लेते हैं इसके अगले पॉइंट की। 20 मार्च 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब की गई थी। तो 1993 में 20 मार्च 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी। अभी आइए हम इसके अगले पॉइंट की बात करेंगे। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है यह 1997 से 2002 के दौरान चली थी और इस समय पर जो PM थे वह थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। कौन। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है इस समय पर प्रधानमंत्री थे। भी आइए हम बात कर लेते हैं लक्षित वृद्धि की इसमें। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में जो है लक्षित वृद्धि था 6.5%। अगर वहीं हम बात करेंगे इसका जो प्राप्ति हुई थी 5.4%। मॉडल की बात करते हैं तो आगत निर्गत मॉडल पर यह भी आधारित थी। अभी हम बात कर लेते हैं इसके जो है केंद्रीय बिंदु की। सामाजिक न्याय समानता के साथ आर्थिक समृद्धि। कौन सा। सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक वृद्धि इसका मुख्य उद्देश्य था। अभी हम अगर इसके अगले पॉइंट की बात करेंगे 2 मई कब। 2 मई 1998 2 मई 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया गया था। तो 2 मई 1998 को किया गया था। 1 नवंबर 2000 को सर्व शिक्षा अभियान जो है लाया गया था। ये भी अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह पूरे भारत में लागू है। लगभग 1 नवंबर 2000 को सर्व शिक्षा अभियान को लाया गया था। अभी हम आइए बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। 2000 से 2001 में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो है इसको चलाया गया था। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था और जिसको हम ऑपरेशन विजय के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऑपरेशन विजय जो है किस युद्ध के दौरान कोड था। यह कारगिल युद्ध के दौरान था और 1999 में इसको किया गया था। आइए हम बात करते हैं अगले पॉइंट की कि 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। अगर हम इसके लक्षित वृद्धि की बात करेंगे तो लक्षित वृद्धि दर जो है 8% था, लेकिन जो हमें प्राप्त हुआ था वह 7.6% प्राप्त हुआ था। अगर हम इसके मॉडल की बात करते हैं तो 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है यह व्यापक आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। किस पर। व्यापक आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। अगर हम 10वीं पंचवर्षीय योजना के अगर हम केंद्रीय बिंदु की बात करेंगे तो जो इसका केंद्रीय बिंदु था वह सामाजिक न्याय तथा समानता के साथ आर्थिक विकास करना इसका जो मुख्य उद्देश्य था। अगर हम इसके बात करेंगे उद्देश्य में GDP में 8%, गरीबी में 5% सन 2007 तक घटाना था इसका जो मुख्य उद्देश्य था। भी आइए हम बात करेंगे इसके अगले पॉइंट की। 2005 में नरेगा एक्ट कब आया था। तो 2005 में नरेगा एक्ट आया था। यह अपने आप में बहुत ही बड़ा स्कीम है। यह लगभग सभी परीक्षाओं में लगभग जिसमें अगर नरेगा है अगर मेनली दिया गया है तो उसमें ज़रूर पूछा जाता है। तो नरेगा जो है नरेगा एक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नरेगा एक्ट कब आया था। 2005 में नरेगा एक्ट आया था। अभी हम इसके अगले पॉइंट की बात करते हैं। 2006 में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में लागू किया गया था। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नरेगा को सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था। आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के कहाँ पर। अनंतपुर में लागू किया गया था। कब। 2006 में। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया था। तो मनरेगा कर दिया गया था। और जो है 2008 में जो है इसको जो है पूरे भारत में लागू किया गया था। कब। कहाँ। पूरे भारत में लागू किया गया था। ये 2006 में जब आया था तो इसको पूरे भारत में लागू नहीं किया गया था। अभी आइए हम बात कर लेते हैं इसके अगले पॉइंट की। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है यह 2007 से 2012 के दौरान चली थी। कब चली थी। 2007 से 2012 के दौरान 11वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। अगर इसके लक्षित वृद्धि की बात करेंगे 8.1% था। अगर औसत वृद्धि की बात करता हूँ तो 7.9% था जो प्राप्त हुआ था। और इसके मॉडल की बात करता हूँ
योजना आयोग के पत्र पर आधारित था। किस पर? योजना आयोग के पत्र पर आधारित था। अभी मैं आइए बात कर लेते हैं केंद्रीय बिंदु की। तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास। क्या? तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास इसका जो है केंद्रीय बिंदु था। अगर हम बात करते हैं इसमें और कुछ विशेष पढ़ने लायक या इम्पोर्टेंट नहीं लगा, अभी हम आइए बात कर लेते हैं इसके अगले पॉइंट की। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है या 1912 से 1917 के दौरान चली थी, अंतिम पंचवर्षीय योजना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है? तो वह 12वीं पंचवर्षीय योजना है। कौन सी? 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतिम पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो 2012 से 2017 तक जो है यह योजना चली थी। तो आइए इसको आप ज़रूर याद रखिएगा कि इसका जो कार्यकाल है या कब से कब तक चली थी? 2012 से 2017 तक चली थी। और इसके जो अगर हम बता दें आपको, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। इसका जो लक्षित वृद्धि दर था या लक्ष्य जिसको हम बोलते हैं रखा गया था, वह था 8%, और अगर जो प्राप्त हुआ था वह 7.1% प्राप्त हुआ था। अभी हम आइए इसकी बात करेंगे केंद्रीय बिंदु की। जो इसका केंद्रीय बिंदु है वह त्वरित, सतत और अधिक समावेशी विकास। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो केंद्रीय बिंदु था वह क्या था? तो वह था त्वरित, सतत और अधिक समावेशी विकास। क्या था? त्वरित, सतत और अधिक समावेशी विकास इसका जो है मुख्य उद्देश्य था। तो इसी के साथ आज हम इस सेशन की समाप्ति करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।